नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। रामनवमी की जुलूस के दौरान हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद अब समाज सेवी मेघा पाटकर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एहतेशाम हाशमी और उनकी टीम सेंधवा और खरगोन दौरे पर जा रहे थे। इस दौरान प्रशासन द्वारा उन्हें आरटीओ बैरियर पर रोक लिया गया, जहां से वह लोग वापस लौट गए। मेघा पाटकर ने कहा कि खरगोन और सेंधवा में जो हो रहा है वह बहुत दुखद है। हम शांति का आह्वान करने जा रहे हैं, लेकिन हमें रोक लिया गया। आज जो खरगोन और बड़वानी ज़िले में हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। भाईचारे से आपस में रिश्ता बनाकर रहने वाले मुहर्रम में हिंदू समाज ताजे लगाता है और रामनवमी के जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोग फूल बरसाते हैं। ऐसे रिश्तों को तोड़ने की बात आज जो हो रही है समाज के जिन भी हिंसक लोगों से, वो हम नहीं मानते हैं कि देश को बचा पाएंगे, बर्बाद कर पाएंगे। और इसको प्रशासन ने जिस प्रकार से हैंडल करना है वो हो रहा है कि नहीं, ये देखना हमारा फर्ज बनता है। और शांति का ऐलान करना हम लोग चाहते हैं। देश में जहाँ भी दंगे हो, जब मालेगांव में हुआ था तब भी, जब हाथरस में महिला पर अत्याचार हुआ तब भी हमारी टीम हरदम पहुँचती रही है। और एडवोकेट एहतेशाम भाई इनकी सुप्रीम कोर्ट की केवल एडवोकेसी नहीं करते हैं पर गरीबों को साथ देते हैं, सभी समाजों को एक इंसानियत का संदेश देते हैं। में जो कम्युनल वायलेंस हुआ है आप सब जानते हैं, तो हमारी लॉयर्स की टीम और मेधा पाटकर जी भी हम लोग सब साथ में आए थे। बल प्रशासन ने हम लोगों को जाने नहीं दिया, किसी भी विक्टिम से मिलने नहीं दिया और अब हम हाई कोर्ट अप्रोच करने की तैयारी करेंगे। एक लॉयर को भी और एक समाज सेविका को भी अगर जाने नहीं दिया जाएगा तो समाज में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम लोग तो यहाँ पे शांति स्थापित तो यही मैसेज लेके आए थे और जिनका भी नुकसान हुआ है चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, हमने दोनों कम्युनिटी के लोगों से बात करी। अभी एक जगह रुक के हम लोग दीदी ने चाय पी तो वहाँ पर सामने एक पंडित जी उनकी शॉप है चाय नाश्ते की, उसके सामने एक टायर वाले हैं भाईजान है, उनकी शॉप है। उन दोनों से हमने बात करी तो उन दोनों ने हमें यही बताया कि कोई भी बुजुर्ग आदमी इन्वॉल्व नहीं था, सब यंग लड़के थे जो भी वायलेंस हुआ इसमें इन्वॉल्व थे। इसका मतलब ये है कि उनको भड़काया गया है एक दूसरे के खिलाफ, हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदू के खिलाफ, और एक माहौल तैयार किया जा रहा है। राजधानी में बलात्कार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते 48 घंटे में रेप के आधा दर्जन मुकदमे शहर के अलग अलग थाने में सामने आ चुके हैं। टीटी नगर थाने में एक युवती ने कैफे संचालक के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि वह शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करता था। राजधानी भोपाल महिला अपराधों में अव्वल होता जा रहा है। पिछले 48 घंटों में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दुष्कर्म के सामने आए हैं। ताजा मामला टीटी नगर इलाके का है, जहां कैफे संचालक ने एक युवती को शादी का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बना लिया। राजधानी के निशातपुरा थाना इलाके में एक युवती को अगवा कर उसके साथ मथुरा में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, छेड़छाड़, मारपीट करने का केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट रही है। बताया जा रहा है कि निशातपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली 23 वर्षीय युवती बीकॉम तक पढ़ने के बाद अब घरेलू कामकाज करती है। युवती ने शिकायत में बताया कि अक्टूबर 2021 में वह अपने परिवार के साथ गिरिजाजी परिक्रमा करने मथुरा गई थी। निशातपुरा में एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती के द्वारा रिपोर्ट की गई कि उसका एक परिचित था, वो उसको मोटरसाइकिल से ले गया और फिर जो दूसरा एक परिचित था शादी का झांसा देके बाहर ले गया और उसके साथ वहाँ रहा भी और गलत काम किया और प्रेग्नेंट हो गई। तो उसने शादी करने के लिए फिर भी बोला तो शादी करने से मना कर दिया और यहाँ भोपाल आके छोड़ दिया। पुलिस के पास रिपोर्ट आने पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई कर ली गई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और विवेचना जारी है। विवेचना में जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया? आरोपियों को भी विवेचना जारी है, जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी। कितने लोग थे इसके अंदर? 3 लोग हैं। इसमें बता रहे हैं कि एक जो मोटरसाइकिल से ले गया था और फिर जो दूसरा जिससे शादी करनी थी, जिसने गलत काम किया वो, और एक के घर पे उसका परिचित था, वो 3 आरोपी बनाए गए। शायद कमिश्नर सिस्टम इसलिए भी लागू किया गया हो कि प्रदेश की 2 शहरों की पुलिसिंग स्मार्ट हो। इसी राह पर भोपाल पुलिस इन दिनों चल भी रही है। पुलिस अब अपराधियों के साथ कैमरे भी सुधार ला रही है। राजधानी भोपाल में कुछ जगह ऐसी है जहां कई बड़ी और गंभीर वारदातें हुई हैं, लेकिन खराब कैमरा होने से या फिर कैमरे नहीं होने से उन वारदातों का खुलासा नहीं हो सका। भोपाल पुलिस सभी संवेदनशील और असंवेदनशील इलाकों में
कैमरे लगवा रही है और उनका सीधा प्रसारण कमिश्नर कार्यालय में कर रही है। जो पुलिस का वीडियो का मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्लोज सर्किट कैमरास का, पूरे शहर में ये कैमरास लगे हुए हैं। पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति में या कोई अपराध घटित होने के समय इन कैमरे के मदद से अपराधियों तक पहुंचा जाता है और जानकारी निकाली जाती है। कैमरे पूरे शहर में लगे हैं, इसके लिए एक विशेष टीम भी मॉनिटरिंग के लिए लगी रहती है जो पुलिस कंट्रोल रूम में ही रहती है। कैमरों की मॉनिटरिंग लगातार की जाती है। जहां से भी जिस क्षेत्र का कोई पॉइंट आता है, कोई थाने का आता है, तो जो टीम है उसकी मॉनिटरिंग करती है। संबंधित विवेचक को, संबंधित प्रभारी को उसके संबंध में फुटेज भी उपलब्ध कराया जाता है। विवेचना में सहायक होते हैं ये। साथ ही किसी कानून व्यवस्था की स्थिति में भीड़ के नियंत्रण के लिए भी, उनकी तादाद के लिए, आने जाने के रास्तों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चूँकि इससे पूरे शहर में एक ही मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से नज़र रखी जा सकती है, इसलिए काफ़ी मददगार साबित होता है। इसको और अधिक उपयोगी किस प्रकार बनाया जाए, यही इसमें चर्चा की जा रही है और इसका अधिक उपयोग और अधिक इससे जो हम अपराधों की रोकथाम में और एक सुरक्षित वातावरण बनाने में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, ये इसमें जानकारी दी जा रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन सहित अन्य जिलों में हो रही सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सोमवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने राज्य मंत्रालय पहुंचकर मुख्य सचिव से भेंट की। उन्होंने हिंसा के बाद हो रही कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया है और हस्तक्षेप की मांग की है। रामनवमी के अवसर पर खरगोन जिले में हुई हिंसा के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी और सियासत जारी है। खरगोन जिले में कई सांप्रदायिक हिंसा के बाद राज्य सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य मंत्रालय पहुंचकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेग से भेंट की और इस मामले में हो रही कार्रवाई को लेकर निष्पक्ष के साथ जांच की मांग की। उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। बैठ के ही कर सकते हैं ये लगातार, और बैठक का ही भाव इनका है। सबसे ज्यादा उपेक्षा अगर किसी ने की है ओबीसी वर्ग की, तो कमलनाथ जी ने की है। ये ओबीसी सम्मेलन करने की बजाय किसी ओबीसी को अब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दे तो शायद विचारो एक हाथ पद तो दे दें कमलनाथ जी ओबीसी को। नेता प्रतिपक्ष भी खुद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी खुद हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी खुद हैं और कांग्रेस के तथाकथित लोगों ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री कह दिया है। तो सबरे पद उन्हीं पे हैं, तो एक हाथ ओबीसी को दे दें, हमारे अरुण यादव जैसे भाइयों को। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 25 लाख रुपए ठगी करने वाली सरगना को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। वह 6 साल से फरार चल रहा था। एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी 2016 से फरार था। वह नाम बदल कर करता है लोगों को ठगी। इतना ही नहीं, ठगी फर्जी तरीके से बैंक खाते सर्विस टैक्स के रूप में खुलवाता था और उसके रुपए डलवाता था। पुलिस ने बताया कि सिम बदल कर करता था। ग्राहकों को कॉल करके पॉलिसी जो मैच्योर हो जाती थी उसके लिए लोगों को कॉल कर सर्विस टैक्स के नाम पर अकाउंट में पैसे डलवाता था। वर्ष 2014 में फरियादी के साथ एक फ्रॉड हुआ। यह फ्रॉड पॉलिसी के नाम पर पैसे जमा करवाने के लिए किया गया था। 14 से लेकर 16 तक लगातार 2 वर्ष फरियादी के द्वारा 25 लाख रुपए खाते में जमा किए गए और इस उम्मीद में कि उस पॉलिसी का कोई पैसा मिलेगा। जब 16 में फरियादी को मालूम पड़ा उसके साथ ठगी हुई है तो फरियादी के द्वारा क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई। क्राइम ब्रांच में शिकायत मिलने के बाद तो चूँकि आरोपी पहले ही फरियादी कॉन्टेक्ट में था, फरियादी फरार हो गया। लगभग 6 साल बाद पुलिस ने लगातार 7 दिन दिल्ली में रहकर आरोपी की पड़ताल कर उसको गिरफ्तार किया। आरोपी को हम लोगों ने रिमांड पर लिया है और आगे की पूछताछ और अन्य अपराधों में संलिप्तता के बारे में जानकारी जारी है। मध्य प्रदेश के बैतूल में नई शराब दुकान खोलने का महिलाओं ने विरोध किया है। दुकान हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने चक्का जाम नारेबाजी भी की है। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्हें हटाने के दौरान धक्का मुक्की भी हुई। आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। बैतूल शहर के गेंदा चौक पर देसी अंग्रेजी शराब दुकान खोली गई। इसे लेकर स्थानीय महिलाओं ने शनिवार के दोपहर दुकान के सामने जाकर नारेबाजी की और इसके बाद गेंदा चौक पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। प्रस्ताव ये रखा कि यहाँ से दुकान हटाओ, है ना। अब ये शासन की है, शासन ने बोला है, शासन को अवगत हमको कराना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद हट जाएगी।
वो जैसा करते एकदम से नहीं हटा सकते ना, उनको भी नॉलेज में लाना पड़ेगा ना हमको, शासन को। भी बात करो ना आप। हाँ, है ना। राम दुलारी यादव। राम दुलारी जी, क्या विरोध है आपका यहाँ पर? यहाँ पर क्या कॉलेज की लड़कियाँ भी उतरती है, बीच चौक पे हमारे बच्चे भी, जवान बच्चे हैं, यहाँ पर पास में रहेगी तो बार बार पियेंगे और गलत सीखेंगे ना। बाजू में मंदिर भी है, यही से सब लोग निकलते रात में बार बार आके पी रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। आप सरकारी दुकान है लेकिन नहीं, पर सरकारी दुकान है, हमको कोई आपत्ति नहीं, पर यहाँ से कहीं पर भी ले जा सकते, पर यहाँ चौक पे नहीं है। महिलाओं का ये विरोध था कि कलारी दुकान जो है प्रताप वार्ड का बोर्ड लगा है, मगर ये दुकान शास्त्री वार्ड में है, तो शास्त्री वार्ड के लोगों का ऑब्जेक्शन था कि शॉप नहीं हो। उन्होंने 1 तारीख को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दे चुके हैं, अभी भी तहसीलदार मैडम को दिया है उन्होंने, और जो भी विधिवत वो लोग आरआई को बुला के नाम से सीमांकन करके जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है? नहीं, विरोध प्रदर्शन चलता है, वार्ड वाले अपने तरह से चाह रहे थे, बट कोई ऐसे नहीं है, नॉर्मली सब सेटल हो गया। मैडम, ये दारू दुकान के बाजू में गली गई है, बोल रहा मंदिर की गली है। वो गली अब ये सीमांकन के बाद ही पता चलेगा गली मंदिर की है या किस जगह की है, तो वो सीमांकन के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। छतरपुर जिले के ओरछा थाना अंतर्गत ग्राम काला पानी में 2 युवकों के बीच शराब के पैसे छीनने को लेकर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों युवक एक दूसरे के साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं। इसी के साथ एक व्यक्ति के द्वारा इन दोनों के बीच बचाव भी किया जा रहा है। यह वीडियो ओरछा थाना अंतर्गत ग्राम काला पानी का बताया जा रहा है, जहाँ पर मुकुदी पिता कट्टू पटेल, खिम्मू पिता गजाधर पटेल के बीच शनिवार को दोपहर 12 बजे संतोष अहिरवार के घर के सामने खिम्मू के पैसे मुकंदी के द्वारा दारू के लिए छीन लिए गए। पिपराई गांव स्टेशन पर सुबह नागदा पैसेंजर के लिए प्लेटफॉर्म 2 पर पैसेंजर जाने के लिए रेलवे लाइन क्रॉस और बीच में खड़ी मालगाड़ी से नीचे निकलकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने का मजबूर है, लेकिन स्टेशन मास्टर किया वहां पर पदस्थ पब्लिक सुरक्षा के लिए कोई नहीं दिखे गए। लोगों की सुरक्षा दृष्टि से किसी प्रकार का अलाउंस नहीं किया गया। ट्रेन कब और कितने समय पर किस प्लेटफॉर्म नंबर पर जाएगी, बीच में मालगाड़ी खड़ी है, कोई इस गाड़ी के नीचे ना मिलने से गाड़ी की दुर्घटना की गई है, गंभीर है स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश के खरगोन सहित अन्य जिलों में हो रही सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सोमवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने राज्य मंत्रालय पहुंचकर मुख्य सचिव से भेंट की। उन्होंने हिंसा के बाद हो रही कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया है और हस्तक्षेप की मांग की है। रामनवमी के अवसर पर खरगोन जिले में हुई हिंसा के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी और सियासत जारी है। खरगोन जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद राज्य सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य मंत्रालय पहुंचकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस से भेंट की और इस मामले में हो रही कार्रवाई को लेकर निष्पक्ष के साथ जांच की मांग की। उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप की भी मांग की है। उसको लेकर पूरा प्रदेश का एक अच्छा और एक बड़ा वर्ग जो मध्य प्रदेश में शांति चाहता है, अमन चाहता है, वो बड़ा फिक्रमंद है। और साथ ही में एक कष्ट भी है कि जो कार्रवाई निष्पक्ष होना चाहिए वो निष्पक्ष नहीं। इन तमाम बातों को लेकर चीफ सेक्रेटरी महोदय से समय मांगा था। मध्य प्रदेश के हमारे उलेमा, इंदौर के हमारे जिम्मेदार खरगोन के भी आना थे, क्योंकि आज एक बच्चे का हादसा हो गया, इस वजह से वो लोग ना आ पाए। हम लोगों को मुलाकात करना थी और हमने एक ही बात चीफ सेक्रेटरी महोदय से कही है कि एक तो एक कमेटी गठित की जाए जो कम से कम निष्पक्षता से दोनों विजुअल देखे। एक तरफ के विजुअल आ रहे हैं कि इन्होंने करा, दूसरा कहता है कि हमने नहीं करा, इन्होंने करा। तो अभी तो सरकार में बैठे लोग तो एक तरफा ही बयान दे रहे हैं, निष्पक्षता से कोई सुनने को देखने को तैयार नहीं है। जिस तरह से बेजा गिरफ्तारियां हो रही हैं, बेजा लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ रही है, ठीक नहीं है। मुख्य सचिव जी को इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनको एक कमेटी गठित करना चाहिए। हमने मांग करी है इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी हो जो देखे, क्योंकि अब तो स्पष्ट हो गया कि जो आरोप हमने पहले लगाया था डीजीपी से वो स्पष्ट है। मैंने कहा था कि सूची किसी कार्यालय से आ रही है, वो स्पष्ट हो गया कि जो लड़का जेल में बंद है उसके नाम पे एफआईआर हो गई, उसका घर तोड़ दिया। जो लड़का अस्पताल में भर्ती है उसके नाम पे एफआईआर हो गई, उसका घर तोड़ दिया। जो दुनिया में ही नहीं है, मर चुका है 3 साल पहले, उसके नाम पे एफआईआर हो गई, उसका परिवार का नुकसान पहुंचा दिया। तो ये सब स्थितियां वो हैं।
और इसी के साथ हम मध्य प्रदेश की जनता से अपील भी करते हैं कि हम सब लोग मिलकर पीस का माहौल बनाएं। एक लड़के की आज बॉडी मिली है, उसके लिए हमने कहा है कि उसका पीएम कराया जाए और उसके पीएम की वीडियोग्राफी करें। देश में चल रहे हालातों को लेकर सोनिया गांधी के बयान पर आज मंदसौर संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो नफरत के वायरस है वह अब ट्रेस होते जा रहे हैं और उनकी वैक्सीन भी आ गई है। अशोक गहलोत और दिग्विजय को कंट्रोल करने को भी कहा है। सोनिया ने कहा कि नफरत के वायरस देश में आए हैं और जहां तक कि मैं समझता हूं नफरत का वायरस आया नहीं है, या तो ट्रेस हो गया है, ट्रेस ही नहीं हुआ, इसका वैक्सीन भी आ गया है, अब पकड़ में आ गया है, या वायरस फैलाने वाले दो पहली स्थिति में पकड़ में आ गए हैं, एक राजस्थान में और अशोक गहलोत। देखिए, मैडम सोनिया जी ने कहा कि नफरत के वायरस देश में आए और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नफरत का वायरस आया नहीं है, वायरस तो ट्रेस हो गया है, ट्रेस ही नहीं हुआ, उसका वैक्सीन भी आ गया है। पकड़ में आ रहे हैं वायरस फैलाने वाले, दो पहली स्थिति में पकड़ में आए हैं, एक राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी हैं, करौली में क्या हुआ ये वायरस पकड़ में आया, दूसरा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कौन सा फोटो गलत डाला है नफ़रत फैलाने के लिए, वो भी पकड़ में आया है। और इसीलिए जब ये वायरस पकड़ में आ रहे हैं ना, वैक्सीन लग रहा है ना, तब आप चिंतित हो रही हैं और आप इस बात की चिंता कतई नहीं करें। देश एक अच्छे माहौल में जा रहा है, सबके साथ आगे बढ़ रहा है, जो गलत करेगा वह तो ट्रेस होगा ही। मैडम जी अभी दो पकड़ में आ रहे हैं, दो समझ में आ रहे हैं, ये आप ही के बगल में बैठे हैं, इन्हें ज़रा कंट्रोल कर लीजिए। सर, देश में अजान और लाउड स्पीकर को लेकर जो एक बवाल चल रहा है उसको किस तरह से? देखिए, चर्चाएं सामान्य रूप से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और जब सामान्य चर्चाएं चलती है तो हर चीज़ को कहीं ना कहीं नियम कानून की परिधि में लाकर खड़े करना पड़ेगा और देश धीरे धीरे अपनी हर स्थिति को सुधार रहा है। जो चीज़ें सामने आ रही है वो चीज़ें धीरे धीरे सुधरती चली जा रही है और इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब एक मन और एक भाव से आगे बढ़ रहे हैं। सबके बीच में समानता का व्यवहार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जो लोग नफ़रत के बीज लेकर आए हैं, नफ़रत के वायरस लेकर आए हैं, वो ट्रेस भी हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक सुखद माहौल में देश दुनिया के सामने तेज़ी से विकसित होने वाले देश के रूप में चिन्हित हो रहा है। सर, अजान मामले को लेकर पीएफआई सामने आया है, उन्होंने क्या है कि अगर मस्जिद और लाउड स्पीकर को अगर हाथ लगाया तो पीएफआई सबसे आगे रहेगा। नहीं, देखिए, मैं इसको मानता हूँ कि धार्मिक रूप से जो भी चीज़ें देश के अंदर होती है उसको नियमों के दायरे में ही सब लोगों ने बात करना चाहिए, नियमों के दायरे में ही। और किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो डिबेट के माध्यम से देश उन सब चीज़ों को एक व्यवस्थित सांचे में ढाल सकता है। ढालने के लिए उसे देश को भी आगे बढ़ना चाहिए कि किनको किस चीज़ से कहाँ कैसे प्रॉब्लम है और देश को सुंदर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। अजान के दौरान लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा की भी बात की जा रही है, क्या ये उचित होना चाहिए सर? नहीं, देखिए, एक बात है कि धार्मिक रूप से सभी को अपनी धार्मिक चीज़ें कहने की अभी स्वतंत्रता, कौन कब किस समय कैसे करता है ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये समाज को अपने आपसी व्यवहार से इन सांचे और ढांचे में ढालना चाहिए, नहीं तो सरकारों को इसके लिए नियम बना देना चाहिए। नहीं, देखिए, एक बात है कि धार्मिक रूप से सभी को अपनी धार्मिक चीज़ें कहने की अभी स्वतंत्रता, कौन कब किस समय कैसे करता है ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये समाज को अपने आपसी व्यवहार से इन सांचे और ढांचे में ढालना चाहिए, नहीं तो सरकारों को इसके लिए नियम बना देना चाहिए। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब राजनीतिक रूप से देश में लोगों को अपने अपने कहने की बात का अंदाज है और मैं इस बात को जानता हूं कि जब तक चाहे मंदिर की घंटियां हों, चाहे अजान का विषय हो, ये सब विषय डिबेट का विषय है और लोगों को एक रूप बना लेना चाहिए कि दुनिया के अन्य देशों में वॉइस को लेकर, लाउड को लेकर सबके अपने अपने नियम हैं, परिधियाँ हैं, कब किसने क्या कितना कहना चाहिए और कितना करना चाहिए, कितना अपने ही भक्तों के बीच में कहना चाहिए, कितना परमिशन लेके कहना चाहिए, ये सब नियम बनने चाहिए। और सर, राज ठाकरे को संजय राउत जी ने महाराष्ट्र का जो है ओवैसी बताया है। अब देखिए, कौन किसको क्या बताता है और संजय राउत जी ओवैसी को कितना समझ लिए हैं, अगर समझ लिए तो कितना साथ रहते हैं और कितना दूर रहते हैं, ये उनके लिए भी चिंतन का विषय है। जिला गुना राष्ट्रवादी संघ द्वारा गुना कलेक्टर परिसर में महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर आरबी स्कॉटर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रवादी संघ के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि केरल संचालित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली के विभिन्न जांच एजेंसियों में है, यह निष्क्रिय निकाला है कि फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन के आतंकवादी संगठन के द्वारा
फंडिंग मिलती है, जिससे यह संगठन लव जिहाद देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है। राजस्थान के करेली अन्य राज्यों में हिंदुओं के धार्मिक आयोजन के जुलूस के ऊपर हुए पत्थरबाजी एक ही तरीके से किए गए हैं। यह दर्शाता है कि यह पहले से नियोजित सोचा समझा षड्यंत्र था या फिर राष्ट्रवादी संघ द्वारा मांगी गई घटनाओं में शामिल व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त कर सरकार से मिलने वाली समस्त सुविधा को तत्काल बंद कर उचित कार्यवाही की जाए। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के नाम से, जिसको हम समर्पित करना है आदरणीय कलेक्टर महोदय को, और इसमें हमने लिखा है कि भारत में फल फूल रहे संगठन पीएफआई को आतंकवादी संगठन घोषित कर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने पर कार्रवाई की जाए। इसमें हम लिखा है पॉइंट नंबर 1 कि वर्तमान भारत में सभी राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम से संगठन फल फूल रहा है, जो कि केरल से संचालित हो रहा है और इसका मुख्यालय हेड ऑफिस दिल्ली में है। ये विभिन्न जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में दौरान निष्कर्ष निकाला है कि उक्त पीएफआई संगठन को विभिन्न आतंकवादी संगठनों तथा यह संगठन लव जिहाद, लैंड जिहाद, सांप्रदायिक दंगे जैसी अन्य देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न है। ये भी अभी हाल ही में राजस्थान के करौली में एवं अन्य राज्यों में हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा पर एक ही पैटर्न, एक ही तरीके से सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की गई एवं जुलूसों पर हमले करते हुए आसपास रहने वाले। सोमवार को सुबह तहसील कार्यालय सुध उपपंजीयन कक्ष में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। जब तक उपपंजीयक कार्यालय इछावर का 1979 से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड जलकर खाक हो चुका है। जानकारी की बता दें कि पिछले साल अप्रैल माह में भी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, लेकिन उस समय ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं जल पाया था। आखिर क्यों लगता है पंजीयक कक्ष में आग? पूरे तहसील कार्यालय में क्षेत्र का पूरा राजस्व रिकॉर्ड रहता है, लेकिन पिछले साल लगी आग और आज लगी, आपको देखा जाए तो हर बार एक ही कमरे में आग का लगना बड़े सवाल खड़े करता है। क्या नाम आपका? रामगोपाल शाह। अच्छा जी, आज सर ये उप कार्यालय पंजीयन में आग लगी है, क्या कारण है? कारण तो अज्ञात है। अच्छा, कब से कब तक के इसमें दस्तावेज रखे थे और क्या क्या कीमती दस्तावेज थे इसमें? जो मूल रजिस्ट्री होती है जी वो रखी थी, 89 से रिकॉर्ड था, सारा जल गया। अच्छा, पिछले बताए 3-4 दिन से भी छुट्टी चल रही थी और आज खुलने के समय अचानक आग लगी। तो मुझे 7 बजे यहाँ से किसी का फ़ोन आया कि ऑफिस में आग लग गई है, तो मैं आया, देखा तो सारा जला हुआ है। फायर ब्रिगेड वगैरह को बुलवाई करी, आग बुझवाई। अच्छा, आग की जानकारी नहीं है कि किस कारण लगी है? कार्यालय में आग लगी है, उस पर आप क्या कहेंगे? आपने, हमारी जानकारी में है 2017 में वहाँ सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया था। 2017 में मैंने आवेदन लगाया था सूचना के अधिकार के तहत। मैंने तहसीलदार को आवेदन करा था, उसके बाद मैंने प्रथम अपील में एटीएम को आवेदन करा था। फिर भी इन्होंने कागज़ वगैरह कुछ भी नहीं दिया और परेशान करा, तो मैंने कलेक्टर को भी एक आवेदन दिया था इसके लिए, जिसमें जांच करने का कहा गया था। जांच करेंगे, जांच चल रही थी। अभी भी मैं जब भी गया तो उन्होंने कहा जांच चल रही है। मैंने उनको ये भी बताया था कि दायरे में से नंबर गायब हैं प्रकरण के, तो भी उन्होंने जांच, आज तक भी ना तो जांच पूरी हुई ना कुछ। उन्होंने मेरे से, तहसील कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने मेरे को और तहसीलदार स्वयं निकिता तिवारी जी, इन्होंने कहा था मुझसे कि हम रिकॉर्ड जला देते। ये मैंने 2018 में पहले भी कहा है कि ये लोग ये कहते हैं कि रिकॉर्ड जला देते हैं पुराने, ये उन्होंने जला दिया। ये तो स्वाभाविक सी बात है। जानबूझकर आग लगाई गई है? बिल्कुल 100% ही जानबूझकर आग लगाई गई, सारा रिकॉर्ड जला दिया गया। हालांकि काफ़ी कुछ रिकॉर्ड्स मेरे पास में अभी भी है, जो मैं बाद में आपको प्रेषित कर दूँगा। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।